हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज कैप और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। और यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नॉलेज स्काई पर हम रन कर रहे हैं मल्टीपल इनिशिएटिव्स की भाई कैसे भी हमें आपका पेपर जो है वो क्लियर कराना। उसी सीरीज में आप सभी को पता है कि नॉलेज स्काई पर चल रही है। उसी सीरीज में आप सभी को पता है कि नॉलेज स्काई पर हम रन कर रहे हैं आपके लिए महाकुंभ सीरीज। कौन सी सीरीज दोस्तों? महाकुंभ सीरीज जो है नॉलेज का पर आप सभी के लिए रन कर रहे हैं। और ये महाकुंभ सीरीज एक ऐसी सीरीज है, यदि आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं डेफिनेटली आप अपने पेपर को क्लियर करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की जो क्लास है ये है यूपीएस सीपीएफ 2025 के लिए महाकुंभ सीरीज के अंदर एक्ट वाइज एमसीक्यू। तो जो आपको 5000 क्वेश्चन मिलने वाले उन 5000 क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से कंप्लीट करा रहा हूँ। पहला तो पार्ट ये है कि भाई इसमें आपको हम 1200 के आसपास पीवाईक्यू देने वाले जिनकी 360 डिग्री प्रिपरेशन में करा रहा हूँ। साथ में आपको 3500 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं सारे के सारे सब्जेक्ट के। पीवाईक्यू भी सारे सब्जेक्ट के हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सारे सब्जेक्ट के हैं। इसी सीरीज में अब आपको मिलने वाले हैं एक्ट वाइज एमसीक्यू। एक्ट वाइज एमसीक्यू में आपको हर एक एक्ट के सुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और ये 5000 क्वेश्चन या एमसीक्यू महाकुंभ सीरीज का ही पार्ट है, मतलब महाकुंभ सीरीज के में ही आपको मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन मिल रहे हैं 5000 क्वेश्चन में से ही रहेंगे, ठीक है। तो महाकुंभ सीरीज आपको एनरोल करनी है और उसमें आपका काम बन जाएगा। अब आपको पता होगा कि पहले पीडीएफ पैकेज जिसके साथ हमारी महाकुंभ सीरीज फ्री मिल रही थी वो 599 रुपए का था। लेकिन मैंने इसे 499 रुपए कर दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसे परचेज कर रहे हैं। कई सारे बच्चे ये कहना चाह रहे हैं कि सर थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए, तो मैंने इसको 499 के लिए ही कर दिया है। सो अब आप इसके अंदर पीडीएफ पैकेज को एक्सेस कर पाएंगे जो कि जिसकी फीस ही 599 रुपए मैंने रखी थी। उसके साथ 500 एमसीक्यू महाकुंभ सीरीज को आप एनरोल कर पाएंगे और 250 गोल्डन फैक्ट भी आपको मिलेंगे। आप सभी को पता है कि गोल्डन फैक्ट की वैल्यू ही लगभग 2000 रुपए है यदि आप बाकी सारे यूट्यूब कोर्सेज को कंपेयर करेंगे तो, यदि मार्केट में जो अवेलेबल है। महाकुंभ जैसी सीरीज अपने आप में 2000 की वैल्यू रखती है। और जो पीडीएफ पैकेज कोर्स में मैंने दिया है ये 3000 से ज्यादा की वैल्यू का कंटेंट आप सभी जानते हैं कि इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसकी फीस 599 में है। लेकिन नॉलेज स्काई ने आपको 500 एमसीक्यू वाला सिनारियो महाकुंभ का भी और गोल्डन फैक्ट ये दोनों चीजें जो हैं वो कंप्लीटली फ्री अवेलेबल करा दी हैं इस कोर्स के साथ, जो कि 599 में था। और लास्ट अगले 10 दिन के लिए जो आपके पास ऑफर है ये 499 रुपए हमने कर दिया ताकि सभी बच्चे एमसीक्यू वाली सीरीज को एक्सेस कर लें। यही मेरा एक लक्ष्य है, क्योंकि यदि आप एमसीक्यू वाली सीरीज को एक्सेस कर लेते हो तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन को कंफर्म करोगे ही करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। आप 100% सिलेक्शन को कंफर्म करोगे ही। तो भाई जल्दी से मौके का फायदा उठाओ और सीरीज को एनरोल करने के लिए जल्दी से पीडीएफ पैकेज को परचेज कर लो और महाकुंभ सीरीज को ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 से। और एक्ट वाइज मल्टीपल क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर मिलेंगे। देखो, तो पहला क्वेश्चन है, हम स्पीड से चलेंगे थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने कम समय में, ठीक है। तो द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1965 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक सेकंड का समय लूंगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 212, द कंसेप्ट ऑफ बोनस अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज। तो भाई जो बोनस का कंसेप्ट है बेसिकली वो क्या क्या, प्रॉफिट शेयरिंग है, डेफर्ड वेजेस है, रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क है, या सोशल सिक्योरिटी पेमेंट है। तो ये एक तरह की सोशल सिक्योरिटी पेमेंट है। अगला क्वेश्चन है मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस कितना है भाई? 8.33%। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम बोनस, मतलब अधिकतम बोनस कितना मिलेगा? तो अधिकतम बोनस कितना मिलेगा भाई? 20% मिलेगा, ठीक है। तो मिनिमम बोनस है 8.33 और 100 रुपीज, विच एवर इज लेस। और मैक्सिमम बोनस कितना है? 20%। 20% याद रखना है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2015, कि द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 अप्लाई टू। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो है ये किस पर अप्लाई होता है? एवरी फैक्ट्री, एवरी अदर एस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर पर्सन वर एम्प्लॉयड इन एनी डे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। मतलब किसी भी साल यदि 20 या 20 से ज्यादा वर्कर इसमें रहे हैं तो वहां पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो है वो अप्लाई होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के लिए जो वेज सीलिंग है वो कितनी है, जल्दी से बताओ। वेज सीलिंग जो है वो कितनी है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के लिए?
2016 नंबर का क्वेश्चन है, 216 नंबर का क्वेश्चन है, मैं 2016 बोलने में माफी चाहूंगा। द पेमेंट ऑफ बोनस एट 1965 अप्लाइज टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड इन एनी अकाउंटिंग ईयर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 217 कि अकाउंट अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेज अर्न्ड बाय अ वर्कर। ठीक है, तो भाई जो 1965 का आपका बोनस एक्ट है उसके हिसाब से किस वेज पर, किस मजदूरी पर जो है वो पेमेंट को कैलकुलेट किया जाएगा, पेमेंट को कैलकुलेट किया जाएगा। 1 साल की, 2 साल की, एटलीस्ट 30 वर्किंग डेज इन ईयर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हम सबको पता है कि भाई बोनस के लिए 1 साल की सर्विस जो है अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं 218, एनी एम्प्लॉय शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर रिसीविंग बोनस अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इफ, क्या बोला गया है कि किस कंडीशन में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के फायदे से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है किसी भी एम्प्लॉय को। तो हम सभी को पता है कि भाई वो मेंबर है ट्रेड यूनियन का तो नहीं, ट्रेड यूनियन का मेंबर हो ना होने से उसकी पेमेंट ऑफ बोनस को आप नहीं रोक सकते। ही हैज नॉट कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, ऐसा भी कुछ नहीं है। और ही इज नॉट एन एफिशिएंट वर्कर, तो भाई वो काम अच्छे से नहीं करता, इस बेस पर भी ऐसा नहीं है कि आप उसको बोनस देने से मना कर दें। लेकिन ही हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस फॉर फ्रॉड एंड वायलेंट बिहेवियर, यदि उसे डिसमिस कर दिया गया है, सर्विस से निकाल दिया गया है नौकरी से फ्रॉड की वजह से या उसके बिहेवियर की वजह से, तो फिर भाई उसे आप बोनस से वंचित रख सकते हैं, अदरवाइज आप उसे बोनस से वंचित नहीं रख सकते। ठीक है, डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। 219, in which of the following situation an employee shall be deprived from the right of receiving bonus from his employer if he is dismissed from service for, क्या बोला गया है कि किसी भी एम्प्लॉय को किस सिचुएशन में किस सिचुएशन में उसके बोनस के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, किस परिस्थिति में बात करी जा रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई, फ्रॉड यदि उसने किया तो भी बोनस के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यदि उसका बिहेवियर राइटियस और वायलेंट है, यानी कि वो दंगे फसाद करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो भी उसे बोनस नहीं दिया जाएगा। यदि उसने चोरी करी है, मिस अप्रोप्रिएशन यानी कि धोखेबाजी करी है, तो भी उसे जो है वो बोनस नहीं दिया जाएगा तीनों ही केसेस में। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। 220 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर द सैलरी ऑफ वेज ऑफ एन एम्प्लॉय हु इज कंसर्न अंडर दिस एक्ट एक्सीड 3500 रुपए पर मंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल, क्या बोला जा रहा है कि जब सैलरी या वेज 3500 से आगे निकल जाएगी इस एक्ट के तहत तब क्या होगा। बोनस जो है वो नहीं दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा लेकिन उसकी एक्चुअल सैलरी के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद डी नन ऑफ द अबव और सी इसका करेक्ट आंसर है, ही विल बी पेड बोनस बट द बोनस शैल बी कैलकुलेट एज इफ हिज सैलरी और वेज व ₹3500 पर मंथ। तो ये आपको समझना है क्या बोला गया। देखो जो वेज सीलिंग होती है, डब्ल्यू सी याद रखो, वेज कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो लेकिन बोनस वही दिया जाता है जो कि वेज सीलिंग लिमिट दी है ना। अब वेज सीलिंग लिमिट अभी कितनी चल रही है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही कराया था, जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है, तो देखो जैसे ये पुराने सिनेरियो के हिसाब से तो जब 3500 वेज थी तो भाई मान लो किसी वर्कर को 4500 वेज भी मिल रही है, 4500 मजदूरी मिल रही है, लेकिन इस एक्ट में वेज सीलिंग 3500 है, तो उसको जो 20% मिलेगा वो 3500 का 20% मिलेगा, या 8.33% मिलेगा तो वो 3500 का 8.33% मिलेगा, ना कि 4500 का। तो ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। और हमने देखा है पेमेंट ऑफ सॉरी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में और बोनस एक्ट में, इन दोनों में सेम सिनारियो है कि भले ही सैलरी कितनी भी हो लेकिन वेज सीलिंग में जो सैलरी दी गई है उस सैलरी का ही परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि एक्चुअल सैलरी का। तो ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। चलो 221 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एन एम्प्लॉय विल नॉट बी कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 इफ हिज सैलरी और वेज एक्सीड्स 5000 से ज्यादा होगा तो भाई उसे नहीं दिया जाएगा। बट अब सिनारियो बदल चुके हैं, ठीक है। 222वां क्वेश्चन है कि वेज और सैलरी अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 विल
इंक्लूड ओनली, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के तहत आपके वेज में या सैलरी में क्या क्या आता है। तो बेसिक वेज आता है और डीएनएस अलाउंस आता है, मतलब बेसिक प्लस डीए ही मिलाया जाता है और इससे वेज बनता है और इसी वेज पर कैलकुलेशन होती है सारी चीजों की। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 233 हम देखते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, 223 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका कि while calculating 8.33% as minimum bonus for those who have completed more than 15 years of age under the payment of bonus act, the amount should not less than 100। अब मैंने आपको क्या बताया है, देखो 8.33% या फिर 100 रुपए, मतलब 100 रुपए से कम बोनस तो आप दे ही नहीं सकते, 100 रुपए से कम बोनस तो आप दे ही नहीं सकते। तो मिनिमम बोनस कितना है, 100 रुपए या फिर 8.33%, इन दोनों में से जो भी वैल्यू बड़ी हो, ठीक है, सॉरी जो भी वैल्यू छोटी हो। तो ये आप याद रखना। अब अगले जो क्वेश्चन है वो फैक्टरीज एक्ट से शुरू है। मैंने क्या बोला कि भाई इस सीरीज में आपको मैं एक्ट वाइज इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा, इसीलिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सभी से बार बार बोल रहा हूँ कि भाई महाकुंभ सीरीज को ज्वाइन कर लो। महाकुंभ सीरीज ना तुम्हारा ये जो महाकुंभ आया है ना ईपीएफओ का, उसको क्लियर करा के जाएगा। 224 क्वेश्चन, अब फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के क्वेश्चन आपके लिए। Under the Factories Act 1948, the daily hours of work for children cannot be more than 4.5 hours। ठीक है, मतलब 4.5 घंटे से ज्यादा आप चिल्ड्रन से काम नहीं करा सकते। ठीक है, लाइव चैट में बताओ एडल्ट के लिए कितना है, जल्दी से। आगे वो क्वेश्चन भी मिल जाएगा, लेकिन तब तक सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से, इसीलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। सभी लोग जल्दी से आंसर करो। एडल्ट के लिए नॉर्मल सिनारियो में एक दिन का काम कितना है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 रिक्वायर्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर इन एवरी एम्प्लॉयमेंट। तो क्या बोला गया, वेलफेयर ऑफिसर कहाँ होना चाहिए, जहां पर 500 वर्कर हो, 300 वर्कर हो, 400 वर्कर हो या 250 वर्कर हो। तो हम सभी को बताया 500 वर्कर यदि हैं तो वेलफेयर ऑफिसर को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। 226 नंबर का क्वेश्चन है, अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 नो पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री अनलेस ही सी हैज कंप्लीटेड। क्या बोला गया है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत किसी भी व्यक्ति को फैक्ट्री में तब तक के लिए नौकरी नहीं दी जाएगी जब तक कि उस उम्र उसकी कितनी ना हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई, जब तक कि उसकी उम्र 14 साल ना हो जाए। 14 साल से नीचे वालों को बच्चे माना गया है, चाइल्ड माना गया है, और चाइल्ड के लिए फैक्ट्रीज में वर्क प्रोहिबिटेड है, हम सभी को पता है। 22वां क्वेश्चन है, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वन एडिशनल फर्स्ट एड बॉक्स मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर एवरी 150 वर्कर, यानी कि जहां पर 150 वर्कर हैं वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स होना कंपलसरी है। अब जल्दी से मुझे बताओ कि कहां पर कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल होगी, मतलब कितने नंबर ऑफ वर्कर होने चाहिए तो वहां पर कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल होगी, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। 228 नंबर का क्वेश्चन है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज एन एग्जांपल ऑफ। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 किसका एग्जांपल है, तो हम सभी को बताया ये वर्किंग कंडीशन लेजिस्लेशन है। इंडस्ट्रियल रिलेशन लेजिस्लेशन तीन होते हैं, एक आपका आईडी एक्ट है, एक आपका ट्रेड यूनियन एक्ट है, ठीक है, और स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। ये तीनों मिलकर इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट है। वेलफेयर या फिर सोशल सिक्योरिटी, तो वेलफेयर या सोशल सिक्योरिटी में आपका ईपीएफ एक्ट आता है, आपका ईएसआईसी एक्ट आता है, क्लियर, आपका कंपनसेशन एक्ट आता है, क्लियर, इसके अलावा आपका बोनस एक्ट आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कुछ एग्जांपल होंगे वेलफेयर कंडीशन के। फिर वेज से रिलेटेड आपके पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, चलो 226, चलिए 229 से हम शुरू करते हैं। तो एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है स्लाइड में। हाँ, 229 नंबर के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। व्हाट शुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ लेबर फोर्स इन अ फैक्ट्री फॉर शेल्टर्स, रेस्ट रूम एंड लंच रूम अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो क्या बोला गया है कि कितनी संख्या होनी चाहिए मिनिमम, तो वहां पर शेल्टर, रेस्ट रूम और लंच रूम जो है
वो कंपलसरी हो जाता, अनिवार्य हो जाता। तो 150, यानी कि यदि किसी भी फैक्ट्री में 150 है, इससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो वहां पर शेल्टर रूम होना, रेस्ट रूम होना और लंच रूम होना, तीनों होना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, सॉरी इंपॉर्टेंट नहीं, कंपलसरी है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री वर्किंग विदाउट पावर मस्ट नॉट बी लेस देन। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो, मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ ये चीज, यहाँ पर कुछ चीजें मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ, उस चीज को तुम लोग सीख लो। सीख जाओगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, विदाउट पावर मस्ट नॉट बी लेस देन, विदाउट पावर के केस में 20। अब देख लो तुम लोग, फैक्ट्रीज की डेफिनेशन समझ लो, डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्रीज। देखो, विद पावर, विदाउट पावर, है ना, दो तरह की कंपनियां होती है, जो पावर के साथ काम करती है, विदाउट पावर काम करती है। तो वो कंपनियां जो पावर के साथ काम करती है, वहां पर 10 या 10 से ज्यादा मेंबर हैं, तो वो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड होगी। और यदि विदाउट पावर की बात होती है, तो 20 या 20 से ज्यादा होने चाहिए, 10 या 10 प्लस, 20 या 20 प्लस। ठीक है, तो अब देखो, क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है, बेसिकली तीन टाइप से क्वेश्चन बनता है। पहला के हिसाब से ये पूछ लेंगे कि विद पावर या विदाउट पावर। तो दो केस ही हो गए, विदाउट पावर क्लियरली लिखा है, तो विदाउट पावर में 20 या 20 से ज्यादा लोग होने चाहिए, और विद पावर पे 10 या 10 से ज्यादा लोग होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता था, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था कि अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, और ये विदाउट पावर हटा देते मान लो थोड़ी देर के लिए, विद और विदाउट पावर मेंशन नहीं होगा, तो फिर इतना होगा क्वेश्चन। थोड़ी देर के लिए अब इस क्वेश्चन पे ऐसे पढ़ो, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री वर्किंग मस्ट नॉट बी लेस देन। अब ना तो हमें ये पता है कि विद पावर का केस है, ना हमें ये पता है विदाउट पावर का केस है। वहां पर तो सिर्फ मिनिमम नंबर लिखा है, तो मिनिमम नंबर कितना है, 10 है, और वो किस केस में है, विथ पावर वाले केस में है। तो यदि केस स्पेसिफाई नहीं करा है और मिनिमम पूछा है, तो आपको 10 लेना है। क्यों, क्योंकि मिनिमम तो 10 है ना, और किस केस के लिए है, विथ पावर वाले केस के लिए। ठीक है, और यदि स्पेसिफाई करा गया है, तो फिर उस केस पर जाना है, तो ये तुम्हें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत कैंटीन फैसिलिटी के लिए कितने वर्कर्स होने चाहिए, तो हम सभी को पता है 250 वर्कर। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 250 या ज्यादा वर्कर हैं, वहां पर कैंटीन फैसिलिटी कंपलसरी है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्प्रेड ओवर फॉर चिल्ड्रन अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो ये कितना है, 5 घंटे है। हम सभी को पता है 4.5 आवर्स है नॉर्मल केसेस में, और 5 आवर्स है स्प्रेड ओवर के केसेस में। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, नॉर्मल आवर्स 4.5 होंगे, स्प्रेड ओवर 5 होंगे, और ये एक और चीज याद रखना, इंक्लूडिंग लंच टाइम ऑफ, जो कि कितना होगा, 30 मिनट। मतलब 30 मिनट के लंच के साथ है। यदि 4.5 आवर्स की बात हो रही है, तो इसमें भी लंच इंक्लूड है, और 5 आवर्स की बात हो रही है, तो इसमें भी लंच इंक्लूड है। तो याद रखना, चाहे मेल सिनारियो हो चाहे फीमेल सिनारियो हो, स्प्रेड ओवर में लंच इंक्लूड होता है 30 मिनट का। ठीक है, याद रहेगा सभी को, लाइव चैट के थ्रू मुझे बताओ कितने को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 233 में बोलता है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डज नॉट मेक प्रोविजन फॉर वर्कर रिगार्डिंग देयर इंश्योरेंस। क्यों, क्योंकि भाई हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर के बारे में तो फैक्ट्रीज एक्ट बात करता है, लेकिन इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं करता। 234वां क्वेश्चन है, इन विच चैप्टर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज प्रोवाइडेड। तो ड्रिंकिंग वाटर किससे रिलेटेड है भाई, तुम्हारे हेल्थ से रिलेटेड है, ना तो वो सेफ्टी से रिलेटेड है, ना वो वेलफेयर से रिलेटेड है, ना वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन से रिलेटेड है। ठीक है, सभी बच्चों को ये याद रहना चाहिए भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 235 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अंडर नो सर्कमटेंसेज एन एम्प्लॉयर शैल एम्प्लॉय चाइल्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग। तो क्या बोला जाता है, रात को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले
चाइल्ड से आप काम नहीं करा सकते। चाइल्ड का मतलब है 0 to 14, जिसमें 14 और 0 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड। ये इस तरह से याद रखना है, जैसे मैंने बोला ना 0 और 14 इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब 14 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 236 नंबर का क्वेश्चन है, स्प्रेड ओवर मींस, स्प्रेड ओवर का मतलब होता है टोटल आवर्स ऑफ वर्क इंक्लूसिव ऑफ रेस्ट इंटरवल। रेस्ट इंटरवल का मतलब है लंच टाइम, जो कि कितना होगा, 30 मिनट का होगा। तो ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 237 है, अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एन एम्बुलेंस रूम इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरी फैक्ट्री एम्प्लॉइंग। क्या बोला गया है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से एम्बुलेंस रूम कब अनिवार्य हो जाता है, तो हर उस संस्था में, हर उस फैक्ट्री में जहां पर 500 से ज्यादा वर्कर हैं, वहां पर एम्बुलेंस रूम होना कंपलसरी है, याद रखना है। तो एम्बुलेंस रूम कहां पर कंपलसरी है, जहां पर 500 या 500 से ज्यादा वर्कर हैं। 238वां क्वेश्चन है, द वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आर पेड देयर सैलरीज बाय रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो सैलरी कौन देगा भाई, रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर ही तो देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 230 नंबर का क्वेश्चन, 239। अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 चाइल्ड इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इफ ही इज बिलो, ही इज बिलो 14 ईयर, यदि 14 साल से कम है तो उसका एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है। अब आप लोग को लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन आप सीधे सीधे करा रहे हैं, तो मैंने क्या बताया है, PYQ 360 हो रहे हैं, जिसका डेमो आपको मिल चुका है। और ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन रैपिड फायर होंगे इस तरह से कि हर एक कॉर्नर जो है, जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगा ऐसे ही मल्टीपल। तो जिस भी सब्जेक्ट के वो क्वेश्चन होंगे ना, वो आपको हर एक कोने कोने का रिवीजन करा देंगे, हर एक बेसिक बेसिक से बेसिक और टफ टफ से टफ चीजें आपके लिए रिवाइज हो जाएंगी। इसीलिए महाकुंभ सीरीज को एनरोल कर दो, 499 में अवेलेबल है, 499 वाले PDF पैकेज के साथ ही फ्री है। तो PDF पैकेज को एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक कहाँ पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फटाफट से जाओ जिन्होंने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, कोर्स को परचेज नहीं करा है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 240, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेलफेयर कम्युनिटी अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं होंगे। क्यों, फर्स्ट एड दिलाई जाएगी, वॉशिंग फैसिलिटीज दिलाई जाएंगी, शेल्टर रेस्ट रूम होंगे, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। 241 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट्री, इनमें से कौन एक फैक्ट्री नहीं होगा, स्टील मिल, कॉटन मिल, शू फैक्ट्री, रेस्टोरेंट। तो कौन नहीं होगा, रेस्टोरेंट नहीं होगा, बाकी के तीनों होंगे। ठीक है, इस तरह से चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। 242 नंबर का क्वेश्चन है, नो अडल्ट वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन फैक्ट्री मोर देन 9 hours अ डे एंड 48 hours अ वर्क वीक, सॉरी। ठीक है, तो एक दिन में 9 घंटे और एक वीक में 48 घंटे। ठीक है, और इसमें जो है ना वो लंच इंक्लूड है, लंच इंक्लूड है 30 मिनट का। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 243 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 243 बोलता है, स्प्रेड ओवर फॉर अडल्ट वर्कर। तो 10.5 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता, जिसमें क्या है, इंक्लूडिंग नॉर्मल सिनारियो, इनफैक्ट इट शुड नॉट बी मोर देन, सॉरी यहाँ पर एक गलती है, एडल्ट वर्कर इन नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन में कितना है भाई, 9 घंटे है, और स्प्रेड ओवर में 10.5 घंटे, तो ये गलत दिया हुआ है इसका आंसर। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में पूछा गया है। ठीक है, चलो मैं क्लियर कर देता हूँ इस क्वेश्चन के डाउट को, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर देगा तुम्हारे दिमाग में, नहीं तो समझो इसको यहाँ पर। ठीक है, समझो इसको यहाँ पर तुम, नॉर्मल सिचुएशन में, तो नॉर्मल केस में, और ये स्प्रेड ओवर है, ये स्प्रेड ओवर है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो स्प्रेड ओवर 10.5 घंटे, नॉर्मल सिचुएशन 9.5 घंटे, बोथ इंक्लूसिव लंच टाइम ऑफ 30 मिनट, दोनों में लंच इंक्लूड है 30 मिनट का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 244 का, विद द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज
द पीरियड ऑफ स्प्रेड ओवर इन एन एक्सेप्शनल सिचुएशन में बी एक्सटेंडेड अप टू 12 आवर। अब आप बोलोगे सर आपने तो 10 घंटे बोले हैं, तो क्या बोला है? स्प्रेड ओवर इन एन एक्सेप्शनल सिचुएशन। ठीक है, तो देखो तीन चीजें हैं। 9 आवर्स नॉर्मल केस है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 10.5 आवर्स स्प्रेड ओवर है, और 12 आवर्स स्पेशल स्प्रेड ओवर है, मतलब स्पेशल एक्सेप्शनल केसेस का स्प्रेड ओवर, और ये मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो बढ़ा ही नहीं सकते। ठीक है, 245 नंबर का क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ ओवर टाइम आवर्स शैल नॉट एक्सीड 50 आवर्स इन एनी क्वार्टर। मतलब एक क्वार्टर में 50 घंटे से ज्यादा का ओवर टाइम नहीं करवा सकते। मतलब एक क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ पीरियड। तो 3 महीने के पीरियड में या 90 दिन इसे हम बोलेंगे, दोनों मीनिंग याद रखनी है। तो 90 दिन में या 3 महीने के पीरियड में 50 घंटे से ज्यादा का ओवर टाइम नहीं हो सकता। 240 नंबर का क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉय विल हैव टू प्रोवाइड अ क्रीच इन एवरी फैक्ट्री, जहां पर 30 विमेन्स हो, कम से कम। कम से कम कितनी विमेन होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। हैविंग चिल्ड्रंस एज लेस देन 16 ईयर्स। मतलब 30 महिलाएं ऐसी होनी चाहिए जिनके पास बच्चे हों, और उन बच्चों की उम्र भी 16 साल से कम होनी चाहिए। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 247 नंबर का क्वेश्चन है, इन अ फैक्ट्री वेयर द द ओपिनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट a risky or dangerous operation is carried on, the employer may be required to appoint a safety officer if the number of workers therein at least 1000। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट होना जरूरी है जहां पर 1000 से ज्यादा वर्कर्स हैं। हैजार्डस प्रोसेस की केस की बात करें, है ना, डेंजरस ऑपरेशन मतलब हैजार्डस प्रोसेसेस की बात हो रही है सर यहाँ पर। 248 है, in the Factories Act 1948, the provision of constituting a canteen committee in factory has been prescribed under the chapter of welfare। कैंटीन की बात वेलफेयर में करी गई है। ठीक है, चलो 249 क्वेश्चन है, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट इन इंडिया अ सेपरेट चैप्टर रिलेटिंग टू hazardous process was incorporated in 1987 under the Factories Act 1948। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भोपाल गैस इंसिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई हैजार्डस प्रोसेस के लिए अलग से एक चैप्टर जोड़ दिया गया है फैक्ट्रीज एक्ट में। तो ये किस इंसिडेंट के बाद जोड़ा गया था? तो ये हुआ था 1986 में, जब आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। उसके बाद 1987 में से जोड़ दिया गया था ऐसे सभी इंसिडेंट के लिए। चलो 246, उसके बाद हमने 249 देख लिया। अब 250 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो फैक्ट्रीज एक्ट के ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट भाई वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सभी को पता है, इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन भी यहाँ पर। 250 नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या नहीं आएगा? कोई भी परमाइसेस आएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आएंगी, 10% विद पावर, 20% विदाउट पावर, ये भी आएगा, लेकिन वेयर प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई, ये नहीं आएगा। 251 है, एन एडल्ट इज द वन हु हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स। अब देखो इसमें तीन डेफिनेशन है, चाइल्ड, अडोलोसेंट और एडल्ट। ठीक है, चाइल्ड किसे बोला गया? 0 to 14, इसमें 14 इंक्लूड नहीं है। अडल्ट किसे बोला गया? सॉरी, एडोलेसेंट किसे बोला गया? 14 to 18, जिसमें 14 और 18 दोनों इंक्लूड नहीं है, मतलब 14 से बड़ा बट 18 से छोटा। और अडल्ट किसे बोला गया? जो 18 कंप्लीट कर चुका है, यानी कि 18+। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एडोलेसेंट में, हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 15, ये याद रखना है तुम्हें। 252 नंबर का क्वेश्चन है, यंग पर्सन एज डिफाइंड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज वन। यंग पर्सन किसे बोला गया है? जो या तो चाइल्ड है या फिर अडोलोसेंट है, मतलब 0 to below 18, मतलब 18 से छोटे वाले तक यंग पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, चलो 253,
A factory in existence before the commencement of Factories Act 1948 must provide to every worker employed therein at least, क्या बोला गया है कि 1948 का एक्ट आने से पहले जो कंपनियां एग्जिस्टेंस में थी उन्हें पर व्यक्ति या पर वर्कर कितना स्पेस देना अनिवार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है 9.9 क्यूबिक मीटर स्पेस देना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ कूल ड्रिंकिंग वाटर विल बी मेड टू दोज फैक्ट्री वेयर इन एटलीस्ट, क्या बोला गया है, ठंडे पानी पीने की व्यवस्था, ठंडे पीने की पानी की व्यवस्था होने के लिए कम से कम कितने कर्मचारी होना अनिवार्य है। तो 250, जहां पर 250 या इससे ज्यादा वर्कर हैं वहां पर ठंडे पानी की व्यवस्था कराना अनिवार्य होगा। अगला क्वेश्चन है, नो लेट्रिन्स और यूरिनल्स इन अ फैक्ट्री शुड बी सिचुएटेड नियर अ प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद इन अ रेडियस ऑफ 6 मीटर। कहने का मतलब ये है कि जहां पर लेट्रिन्स हैं या जहां पर यूरिनल्स हैं, बाथरूम है, उसके 6 मीटर के आसपास कभी कहीं भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मतलब पीने के पानी की व्यवस्था लेट्रिन और यूरिनल से कम 6 मीटर से ज्यादा दूरी पर होनी चाहिए। ठीक है, हम आगे 252, 55, अब 56 पर हमें पहुंचना है। एक सेकंड का समय लूंगा। चलिए 256 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 256 है, अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 a worker in public utility service will have to make an advance application for going on leave with wages which will be 30 days advance notice। मतलब ये है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में यदि किसी वर्कर को छुट्टी पर जाना है लीव विद वेजेस के साथ, मतलब उसके जो छुट्टियां मिलती हैं, लीव विद वेजेस मिलती हैं, उसको यदि छुट्टियां उसे चाहिए तो उसे 30 दिन का एडवांस नोटिस देना होगा। मतलब जिस दिन से उसे छुट्टी चाहिए वहां से कम 30 दिन पहले तो उसे इंटीमेट करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा। 257 नंबर का क्वेश्चन है, लीव विद वेजेस कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड बाय एन एडल्ट वर्कर इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 30 डेज। मोर देन 30 डेज इसका मतलब ये है कि आपको जो एक्यूमुलेशन कर सकते हो, जो जोड़ के रख सकते हो आप अपनी अधिकतम 30 दिन की लीव विद वेजेस जोड़ के रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। 258 नंबर का क्वेश्चन बोलता है, इन केस ऑफ चिल्ड्रन एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 लीव विद वेजेस कैन बी एक्यूमुलेटेड अप टू, तो 40 डेज। लीव विद वेजेस कैन बी एक्यूमुलेटेड अप टू 40 डेज। तो याद रखना है, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए आ गई है। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए आ गई है। ठीक है, देखो, तो दो चीजें मैं यहाँ पर तुम्हें समझा देता हूँ। देखो, क्या बोला गया है, अडल्ट वर्कर 30 दिन से ज्यादा की लीव विद वेजेस नहीं जोड़ सकता है, और चिल्ड्रन 40 दिन से ज्यादा की लीव विद वेजेस नहीं जोड़ सकती। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडल्ट के केस में 30 दिन तक की पेड लीव जुड़ सकती हैं, और चिल्ड्रन के केस में 40 दिन तक की पेड लीव जुड़ सकती हैं। ठीक है, चिल्ड्रन को चिल्ड्रन के केस में हर 15 दिन में 1 डे पेड लीव मिलती है, और अडल्ट के केस में हर 20 दिन में 1 दिन की पेड लीव मिलती है। तो ये तुम्हें याद रखनी है दोनों सिनारियो। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 259 नंबर के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। टू एंटिटी लीव विद वेजेस अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 द वर्कर शुड हैव वर्कड इन अ प्रीवियस फुल कैलेंडर ईयर एटलीस्ट। तो आंसर है 240 डेज। यानी कि यदि लीव विद वेजेस चाहिए तो पिछली साल आपको कम से कम 240 दिन उपस्थित रहना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सर्विस का केस। ठीक है, तो यदि आप कंटिन्यूअस सर्विस में रहे हैं पिछले साल तो नेक्स्ट ईयर आपको लीव विद वेजेस मिल सकती हैं। ठीक है, वेरी गुड। 260 नंबर का क्वेश्चन बोलता है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एम्प्लाइज, कहां पर एम्प्लाइज होता है, बोथ सीजनल एंड पेरेनियल फैक्ट्रीज। सीजनल में भी होता है, पेरेनियल फैक्ट्रीज में भी होता है। ठीक है, पेरेनियल का मतलब जो 12 महीने चलेंगी। ठीक है, जो 12 महीने चलेंगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 261 नंबर का, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन गिवन विटाल पावर्स विद
रिगार्ड टू इंस्पेक्शन अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो इसका करेक्ट आंसर है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज। तो भाई चीफ इंस्पेक्टर के पास विटाल पावर्स हैं इंस्पेक्शन से रिलेटेड, जो कि उसको फैक्ट्रीज एक्ट 1948 देता है। 262 नंबर का क्वेश्चन है, द एक्सपेंस इंक्योर्ड ऑन ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस बाय नॉन एडल्ट वर्कर आर टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर, बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो एक्सपेंस मतलब ये बोला गया है कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, नॉन एडल्ट वर्कर को सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेना जरूरी है, तभी वो काम कर सकता है। और सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस को बनवाने में जो खर्चा आएगा वो कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा भाई। कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगले एक्ट की तरफ हम चलते हैं मतलब। तो यहाँ पर बोनस एक्ट हमने देख लिया, फैक्ट्रीज एक्ट हमने देख लिया, और अब हम तीसरा एक्ट देखने वाले हैं। कौन सा है तीसरा एक्ट आपका? वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट। तीसरा एक्ट कौन सा है आपका भाई? वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट है, और अब हम इसे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं सारे एक्ट आपको कवर करा दूंगा और आपको बहुत सारा मजा आएगा। बस आपको ये करना है कि आपको नॉलेज स्काई के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन को फॉलो कर लीजिए और महाकुंभ सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस तरह की पूरी सीरीज आपको महाकुंभ में मिलेगी, और ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं। और अब हम कौन सा एक्ट देख रहे हैं? पेमेंट ऑफ सॉरी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट को। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट या एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट एक ही बात है, 1923 में आ गया था और 1 जुलाई 1924 से ये लागू हो गया था। ठीक है, फिर बात करी गई है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में रिस्क लाइफ कवर्ड बाय। तो ये बोला गया है कि भाई वेज सीलिंग लिमिट पूछी जा रही है, तो यहाँ पर कोई भी वेज सीलिंग लिमिट नहीं है। मतलब कंपनसेशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि इस सैलरी तक के लोग ही कंपनसेशन में एलिजिबल हैं, या इससे कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए, नहीं। वेज की कोई भी लिमिट नहीं है। और ये मैंने आपको थर्ड पार्ट जो है हमारी महाकुंभ सीरीज का, उसमें पीवाईक्यू कराया था, और पीवाईक्यू में सारे एक्ट के बताए हैं। यदि आप महाकुंभ सीरीज में पीवाईक्यू स्पेशल देख रहे हो ना, तो वहां पर मैंने हर एक क्वेश्चन को उधेड़ दिया, ऑपरेशन कर दिया उसका। ये 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सब करा दिए हैं मैंने। इसीलिए पीवाईक्यू को बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं, हमारी महाकुंभ सीरीज को बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। ऑलरेडी 1000 से ज्यादा बच्चे पिछले 1 महीने में एनरोल कर चुके हैं। आप भी एनरोल करो और अपनी सीट को कंफर्म करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 265 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे? ये क्वेश्चन बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली कंसर्न विद द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा कौन सा है? लेबर सेक्रेटरी, वर्क कमिश्नर, वर्कर्स कंपनसेशन कमिश्नर। तो भाई ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 266वां क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट ऑफ एक्सीडेंट अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट मस्ट रिमेन्स एटलीस्ट फॉर, तो 3 days। क्या बोला गया है कि वर्कमैन कंपनसेशन में कंपनसेशन उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसको किसी भी तरह के एक्सीडेंट के बाद कम से कम 3 दिन के लिए काम से दूर रहना पड़ता है या हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में 3 दिन का सिनारियो है। मतलब यदि कोई भी इंजरी है विच लास्ट फॉर 3 days, मतलब कोई भी एक्सीडेंट की वजह से जो इंजरी होती है और वो 3 दिन तक रिकवर नहीं होता है, 3 दिन तक वो ठीक नहीं होता है, तो ही वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत कंपनसेशन की बात करी जाएगी। अदरवाइज कंपनसेशन की कोई बात नहीं करी जाएगी। 267 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क ऑफ लाइफ इज कवर्ड बाय वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट क्या बोला गया है कि इसमें क्या कवर होता है? वर्कमैन कंपनसेशन में सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, मैटरनिटी एंड डेथ। तो डिसेबलमेंट, डेथ एंड ऑक्यूपेशनल डिसीज, ये 3 चीजें जो हैं वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में कवर करी जाती हैं। ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 268 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्कमैन गेट्स परमानेंटली टोटली डिसेबल्ड बाय एक्सीडेंट विच वाज कॉज्ड व्हाइल ही वाज ऑन ड्यूटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। तो क्या बोला गया? ही विल बी पेड कंपनसेशन अंडर द एक्ट। क्या बोला गया है? ध्यान से समझो। देखो पहली चीज तो क्या बोला गया है कि डेथ हो,
परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो, पार्शियल डिसेबलमेंट हो, टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो, इन तीनों केसेस में क्या मिलता है? कंपनसेशन मिलता है। ध्यान से समझो कुछ चीजें, इन तीनों चीजों में कंपनसेशन मिलता है। अब बात आती है कि कहां पर एल्कोहल के केस में कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो देखो, टेम्परेरी डिसेबलमेंट में एल्कोहल यदि वो कंज्यूम करे हैं, नशा कुछ करे हैं, तो उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी इन तीनों केसेस में यदि वो अल्कोहल किए है तब भी उसे कंपनसेशन मिलेगा। तो याद रखना है कि भाई परमानेंट डिसेबलमेंट होती है तो चाहे वो अल्कोहल कंज्यूम करे हो चाहे ना करे हो, उसे कंपनसेशन तो मिलेगा। डेथ के केस में भी सेम है। बट टेम्परेरी डिसेबलमेंट में ये सिनारियो बन जाता है कि यदि वो अल्कोहल कंज्यूम करें था और उसे टेम्परेरी डिसेबलमेंट होती है, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अल्कोहल कंज्यूम करें था बट उसकी डेथ हो जाए या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाए या परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाए, भाई उसे पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाए, भाई उसे कंपनसेशन मिलेगा। 269 क्वेश्चन बोलता है वर्कर गेट्स परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट ड्यू टू विलफुल डिस्चार्ज ऑफ सेफ्टी रूल्स। क्या होगा? ही विल बी एंटिटील्ड फॉर द कंपनसेशन। जहां पर भी परमानेंट डिसेबलमेंट होगी, परमानेंट वर्ड दिख रहा है ना तुम्हें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो ठीक था, ड्रिंक किए था, उसने विलफुल डिस्चार्ज करा, विलफुल रिमूवल करा, कुछ भी करा हो, यदि परमानेंट डिसेबलमेंट है किसी भी तरह की, तो कंपनसेशन 100% मिलेगा ही मिलेगा उसे। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। मिलने या ना मिलने वाला केस सिर्फ एक है कि भाई टेम्परेरी डिसेबलमेंट में देखा जाएगा कि कहीं उसने अल्कोहल कंज्यूम तो नहीं करा था, कहीं उसने बिल्कुल डिसएग्री तो नहीं रहा था, या उसने सिक्योरिटी इक्विपमेंट खुद से तो नहीं उठाए थे, या किसी बात को नहीं माना थे। जो भी कंडीशन है डिस्क्वालिफिकेशन के, वो टेम्परेरी डिसेबलमेंट में लागू होते हैं। परमानेंट डिसेबलमेंट किसी भी तरह की हो, कंपनसेशन कंपलसरी मिलेगा। इतनी राम कहानी इसलिए सुनाई ताकि अब आगे कंफ्यूज ना हो। 270 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में क्या आता है, क्या इंक्लूड है इनमें से? तो भाई ऑक्यूपेशनल डिसीज इंक्लूड है ना, वर्नल डिसीज, कंटीजेंसीज डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज इंक्लूड नहीं होते। 271 नंबर का क्वेश्चन था वाइल कैलकुलेटिंग कंपनसेशन परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट और पार्शियल डिसेबलमेंट, हाउ मच परसेंट ऑफ हिज वेज इज मल्टीप्लाई बाय द रिलेवेंट फैक्टर। तो हम सबको पता है कि परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में और पार्शियल डिसेबलमेंट के केस में 60% मिलता है कंपनसेशन बेसिक वेज का मल्टीप्लाई बाय रिलेवेंट फैक्टर, और डेथ के केस में 50% मल्टीप्लाई बाय रिलेवेंट फैक्टर। यहाँ पर 60% इंटू मल्टीप्लाई बाय रिलेवेंट फैक्टर, इन तीन केसेस में याद रखना है। ठीक है, देखो ये इस तरह के क्वेश्चन को बेटा मैं इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग ना यदि इसे पूरी सीरीज को कवर कर लेते हो ना, तो तुम्हारा बेड़ा पार है। और यदि तुम नहीं करते हो ना, तो थ्योरी पढ़ते रह जाओगे, और बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हुए आते हैं, तुम वही गलती फिर एक बार कर लोगे। अगला क्वेश्चन है 272 नंबर का, मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कितना है? 90,000। अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 1,40,000। याद रखना ये है 90,000 ओल्ड प्रोविजन है, 1,40,000 तुम्हारा न्यू प्रोविजन है, यहीं पर मैंने ऐड कर दिया। 273 नंबर का क्वेश्चन है, पर्सन हु गेट्स टेम्परेरी डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी पेड। क्या बोला गया है कि भाई एम्प्लॉयमेंट यानी कि काम के दौरान टेम्परेरी डिसेबलमेंट होती है तो कंपनसेशन कितना मिलता है? 50% मिलता है उसके वेज का पर मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसेबिलिटी। मतलब जब तक वो डिसेबल रहेगा, जितने समय की उसकी टेम्परेरी डिसेबलमेंट रहेगी, उतने समय तक उसे सैलरी का 50% कंपनसेशन के तौर पर मिलता रहेगा। 274 नंबर का क्वेश्चन है, टेम्परेरी डिसेबलमेंट बेनिफिट विल बी पेड टू एन इंजर्ड वर्कमैन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years। यानी कि टेम्परेरी डिसेबलमेंट के केस में ये जो 50% कंपनसेशन मिलता है, ये 5 साल तक मिल सकता है मैक्सिमम। माफी चाहूंगा, बहुत देर से बोल रहा हूँ, गले में खराश आ रही है। तो ये चीज तुम्हें समझनी है कि भाई देखो,
टेम्परेरी डिसेबलमेंट के केस में 50% मिलता है कंपनसेशन, जो कि 5 साल तक मिल सकता है, समझ आया। और डेथ के केस में 50% मिलता है, मल्टीप्लाई बाय रिलेवेंट फैक्टर। तो अब तुम्हें कुछ चीजें समझनी है, देखो 50% में कंफ्यूज नहीं होना, तो मैं तुम्हें कुछ चीजें समझा दूं यहाँ पर। ये इतनी सारी कचड़ मचड़ हो गई है, इसको साफ करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कुछ चीजें, ठीक है। तो देखो, डेथ के केस में 50% इंटू रेलेवेंट फैक्टर, ठीक है। परमानेंट डिसेबलमेंट, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट और पार्शियल डिसेबलमेंट के केस में 60% मल्टीप्लाई बाय रेलेवेंट फैक्टर, ठीक है। टेम्परेरी डिसेबलमेंट के केस में क्या होगा, टेम्परेरी डिसेबलमेंट के केस में होगा 50% ऑफ मंथली वेज, ठीक है, क्लियर है। तो टेम्परेरी डिसेबलमेंट में रेलेवेंट फैक्टर का कंसेप्ट नहीं है, डेथ में और इन दोनों केसेस में है, बस इतना याद तुम्हें रखना है। देख रहे हो इस कितनी शानदार तरीके से रिवाइज हो रहा है, मतलब क्वेश्चन इस तरह से है कि तुम्हें थ्योरी पढ़नी ही नहीं पड़ेगी, सारी चीजें तुम्हें यहीं पर मिल जाएंगी। 276 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फिक्स्ड अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 टू बी पेबल टू अ वर्कमैन इन केस ऑफ डेथ। तो डेथ के केस में 80,000, ये ओल्ड प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन हो चुका है 1,20,000 मिनिमम, ये न्यू प्रोविजन है, तो याद रखना है। फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मैक्सिमम मंथली वेज ऑफ वर्कर शैल बी डीम्ड टू बी 4,000, ठीक है। चलो 78 नंबर का क्वेश्चन है, 278 का, कंपनसेशन ड्यू अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 मस्ट बी पेड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट इट फेल ड्यू, मतलब जिस दिन से मिलनी चाहिए वहां से 30 दिन के भीतर या 1 मंथ के भीतर मिल जानी चाहिए, ठीक है। ये कहना चाह रहा था आपका ये। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है आपका 279 की, द वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 280 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर द वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर इज of opinion that there was no justification for delay in payment of compensation, he may direct the employer to pay in addition to the amount of arrears and interest thereon. The further sum is penalty not exceeding 50% of such amount, मतलब जो पेनल्टी होती है वो 50% तक लग सकती है उस अमाउंट की जो ड्यू है। 281 नंबर का क्वेश्चन है, द नोटिस ऑफ क्लेम फॉर कंपनसेशन मस्ट बी सर्व्ड बाय द वर्कमैन ऑफ हिज डिपेंडेंट विद इन। क्या बोला गया है कि जो कंपनसेशन का नोटिस है वो वर्कमैन के द्वारा या उसके डिपेंडेंट के द्वारा कितने समय में दिया जाना चाहिए, 2 साल में, मतलब जब एक्सीडेंट हुआ उसके 2 साल के अंदर आप कभी भी कंपनसेशन यदि आपको नहीं मिला है तो आप 2 साल के अंदर कभी भी नोटिस दे सकते हैं इससे रिलेटेड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 282 नंबर का क्वेश्चन है, एम्प्लॉयर in whose premises an accident occurs which result in death or serious bodily injury will require to give notice or send a report to commissioner within 7 days of occurrence। मतलब क्या बोला गया है कि यदि सीरियसली बॉडी इंजरी होती है या डेथ होती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जब एक्सीडेंट हुआ है वहां से 7 दिन के अंदर आपको कमिश्नर को इसकी रिपोर्ट देनी होगी, इसका नोटिस देना होगा, इन्फॉर्मेशन देना होगा, ठीक है। यदि डेथ हुई है, सीरियस बॉडीली इंजरी हुई है, तो इन दोनों केसेस में 7 दिन के अंदर नोटिस जाना चाहिए कमिश्नर को। 283 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द वर्कर विल बी डेप्रिव्ड फ्रॉम कंपनसेशन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, मतलब बोला गया है कि किस परिस्थिति में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत वर्कर को कंपनसेशन देने से रोका जा सकता है, कब, यदि उसने रिफ्यूज कर दिया हो मेडिकल एग्जामिनेशन 3 दिन के अंदर, मतलब 3 दिन के अंदर वो अपने मेडिकल एग्जामिनेशन को सबमिट करने में रिफ्यूज कर दे, तो भाई फिर वो कंपनसेशन उसको नहीं दिया जाएगा, कंपनसेशन देने के लिए कर्म नियोक्ता जो है वो बाध्य नहीं होगा।
284 क्वेश्चन बोलता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ वर्कमैन ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी द एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विद वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर बट ही कैन मेक एन एडवांस टू द डिपेंडेंट विच शैल नॉट बी मोर देन 3 मंथ वेज ऑफ द वर्कमैन। क्या बोला गया है कि यदि एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जो कंपनसेशन होगा ना वो डायरेक्ट तो दिया नहीं जाता है, वो पहले कमिश्नर के पास दिया जाता है और कमिश्नर उसके बाद आगे भेजता है वर्कमैन या डिपेंडेंट को। तो लेकिन अब कंपनसेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन डिपेंडेंट को वो क्या दे सकता है, एडवांस दे सकता है। तो एडवांस कितना होगा, वो होगा 3 महीने की वेज के बराबर, 3 महीने की सैलरी के बराबर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता वो एडवांस। ठीक है, क्लियर। कंपनसेशन डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता लेकिन एडवांस दिया जा सकता है, वो भी 3 महीने की सैलरी के बराबर। 285 नंबर का क्वेश्चन है एन अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर कैन बी फिल्ड ओनली इन हाई कोर्ट। ठीक है, तो याद रखना है। तो 286 नंबर का क्वेश्चन है द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ, ये एक्ट कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 एप्लीकेबल है। मतलब या तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट लगेगा या ईएसआईसी एक्ट लगेगा, दोनों एक्ट एक साथ नहीं लगेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 अप्लाइज ओनली टू दोज वर्कर्स हु वर्क इन शेड्यूल 3। मतलब क्या हुआ है कि ये एक्ट उन्हीं पर लागू होगा जो इस ऑक्यूपेशन में होंगे, जो इस एक्ट के शेड्यूल 2 में दिए होंगे। मतलब इसकी अनुसूची 2 है और उसमें कुछ काम लिखे हुए हैं, तो उन काम को करने वाले लोगों पर ही कंपनसेशन एक्ट लागू होता है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 288 कि अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 द अमाउंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस शुड नॉट बी मोर देन 2500, मतलब 2500 रुपए मैक्सिमम क्या दिया जा सकता है, फ्यूनरल एक्सपेंस यानी कि अंतिम संस्कार के लिए ये पैसा दिया जा सकता है। तो आज हमने 3 एक्ट कवर कर लिए हैं और इसी तरह से मल्टीपल एक्ट कवर करेंगे। जैसे अगला एक्ट आपका रहने वाला है ईपीएफ एक्ट। ठीक है, और भी कई सारे एक्ट। तो कल की क्लास में फिर से हम 3 से 4 एक्ट कवर करेंगे। तो आप देख रहे हो कितने शानदार तरीके से मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और महाकुंभ सीरीज सच में महाकुंभ रहने वाली है। यदि आप इस सीरीज को पूरा कर लेते हो, डेफिनेटली आप अपना सिलेक्शन पूरा करोगे। तो आज ही जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, पीडीएफ पैकेज को एनरोल करो जो अब 499 में, और महाकुंभ सीरीज को रट डालो, तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म है दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे।